हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मानव विकास सूचकांक पर। मानव विकास सूचकांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। इससे हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। इसको कई बार आप इसकी रैंकिंग को लेकर के या इंडेक्स को लेकर के तो रट लेते हैं, लेकिन इसका जो आयाम है, इंडिकेटर्स है, उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। कभी कभी संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इसके आयाम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये मानव विकास सूचकांक है क्या, कब शुरू किया गया और इसके आयाम कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि हम बता दें। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप लोग शायद जानते होंगे कि यूएनडीपी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा 1990 में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया गया। प्रतिपादित किसने किया? पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर महबूब उल हक। प्रोफेसर महबूब उल हक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1990 में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया यूएनडीपी के प्रोग्राम के तहत। इसके बाद अमर्त्य सेन द्वारा इसमें एक गिनी कोएफिशिएंट की गणना को शामिल किया गया और एक माइनर सा चेंज किया गया। तो ओरिजिनली इट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर महबूब उल हक एंड इन दिस SDI a little bit correction was done, correction नहीं बल्कि इसको कह सकते हैं modification was done by प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरेट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आयाम कौन कौन से हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नंबर 1 इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की प्रत्याशा। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसका परिभाषा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अर्थात हम कैसे मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति का जीवन स्वस्थ है और दीर्घकालिक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। किसी भी देश में औसत रूप से कितने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, उसी को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। औसत वर्ष से भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 64 वर्ष हुआ करती थी, जो इस समय बढ़ करके 68.9 ईयर्स हो गई है। परसेंट में मत देखिएगा, 68.9 ईयर्स है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, यानी आज हम पैदा हो रहे हैं तो एक उम्मीद लेकर के चलते हैं कि हम कम से कम इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे। दूसरा है इंडिकेटर नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान का स्तर। किसी भी देश में ज्ञान का स्तर 2 आयामों पर मापा जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसका डेफिनेशन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को जब मैं बोल रहा हूं तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। किसी भी देश में 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वे लोग जो औसत रूप से स्कूल की शिक्षा ग्रहण किए हैं, अर्थात जिन्होंने औसत रूप से कितने वर्ष तक स्कूलों में अपना समय बिताया है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो 5th क्लास तक पढ़ करके छोड़ दिए हों,
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 10th क्लास तक पढ़ करके छोड़ दिए हों, कुछ इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हों, कुछ ने बीए ग्रेजुएशन परसुएशन किया हो सकता है कुछ लोगों ने पीजी किया हो। तो इन सब को मिला करके जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अर्थात 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का औसत। दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग यानी शिक्षा का माध्य वर्ष मीन। अब ये कैसे निकाला जाता है, ये 5 वर्ष तक के बच्चों का, के वे बच्चे जो स्कूल में जाकर के नामांकन करवा रहे हैं उनकी मीन निकाला जाता है, उनका औसत निकाला जाता है। तो इसमें इन दोनों को मिला करके वेटेज दिया जाता है 1। ध्यान दीजिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है, अर्थात मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 से ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो एक 1 की वैल्यू इसको दी गई, 1 की वैल्यू इसको दी गई और 1 की वैल्यू इसको दी गई। ये क्या है, तीसरा आयाम है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्थात किसी भी राष्ट्र में कितने लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जीवन स्तर मापने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मापते हैं कैसे, ग्रॉस नेशनल इनकम, अर्थात सकल राष्ट्रीय आय। किस पर, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। डॉलर में हम मेजर करते हैं। डॉलर इसलिए कि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। अगर हम एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का डेटा तैयार कर रहे हैं तो हम स्वाभाविक से एक ऐसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे जो हर जगह जिसकी गणना करना आसान हो। तो इसीलिए हम इसको डॉलर में मेजर करते हैं एट पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, अर्थात $1 में जितना सामान हम खरीद सकते हैं अगर उसी को हम रुपीज में खरीदना चाहें तो कितने रुपए में खरीद सकते हैं। मान लीजिए अगर $1 में हम एक पेन खरीद पा रहे हैं, एक पेन हमने खरीदा $1 में, $1 में, और वही पेन हमने रुपए में 75 रुपए में खरीदा। अगर वही पेन हमने 75 रुपए में खरीदा तो ये कहलाया $1 बराबर 75 रुपए। यही है पीपीपी। इसी को हम परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता इसी को कहते हैं पीपीपी। अर्थात एक पेन अगर हमने 75 रुपए में खरीदा, एक पेन $1 में खरीदा, वही पेन हम 75 रुपए में इंडिया में खरीद रहे हैं तो $1 बराबर हुआ 75 रुपया। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर के 3 आयाम हुए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के नेट पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। नेट पर आपको जो जानकारियां मिलती हैं वो थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज करने वाली होती हैं। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुरू किया गया था तो इसके 3 आयाम हुआ करते थे। पहला आयाम था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा आयाम था नॉलेज। नॉलेज के 2 पार्ट हुआ करते थे, एक था एडल्ट लिटरेसी रेशियो, प्रौढ़ साक्षरता दर, दूसरा था कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और तीसरा यही था डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम एट पीपीपी। अर्थात सेकेंड डायमेंशंस में चेंज किया गया है समय के साथ। पहला डायमेंशन वही है, थर्ड डायमेंशन वही है, सेकेंड डायमेंशन में एडल्ट लिटरेसी रेशियो की जगह कर दिया गया है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। पहले यहां पर होता था, हम आपको लिख दे रहे हैं, पहले यहां था एडल्ट
लिटरेसी रेशियो, अब ये नहीं है, और यहां पर था कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका मतलब था कितने लोगों ने प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण करी है, कितने लोगों तक सेकेंडरी की शिक्षा ग्रहण करी है, और कितने लोगों ने टर्सरी शिक्षा ग्रहण करी है। तो अब जो हमारा अब डायमेंशन है, ये डायमेंशन हटा करके हमने क्या कर दिया है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ले लिया है, और दूसरा डायमेंशन हमने इसको हटा करके ले लिया है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशन हुए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज का 2 पार्ट हुआ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हम हर डायमेंशन को 0 to 1 के बीच में वैल्यू देते हैं, 0 to 1 के बीच में वैल्यू देते हैं, और इस वैल्यू को हम इस वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा पहला डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, एक्चुअल माइनस मैक्सिमम अपान मिनिमम माइनस मैक्सिमम। इस फार्मूले पर हम पूरे इसकी गणना करते हैं हर डायमेंशन की। अब किसी भी देश में, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मिनिमम वैल्यू कितनी रखी गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मिनिमम वैल्यू रखी गई है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, ये किसी भी देश में 20 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो वैल्यू रखी गई है, यानी कम से कम इतने साल तक कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में औसत रूप से जीवित रहेगा। अगर इससे कम हुआ तो स्वाभाविक है उस देश में महाविनाश शुरू हो जाएगा, अर्थात वहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा अभी तक विश्व के किसी देशों में नहीं पाया गया है, लेकिन बुरुंडी या सहारा अफ्रीकन कंट्रीज जैसे देशों में इस तरह की स्थितियां कभी कभी आती हैं, लेकिन वहां पर भी मिनिमम जो 20 ईयर्स की वैल्यू रखी गई है वो 20 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिनिमम वैल्यू अभी तक कभी आई नहीं है। इसके अलावा 85 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 85 ईयर्स। तो इस तरह से अगर हम किसी भी जगह पर इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करें तो एक्चुअल अगर मान लेते हैं कि भारत की इस समय एक्चुअल पोजीशन है 68.9 ईयर्स और मैक्सिमम है 85, तो अपान किया, मिनिमम हुआ 20 और मैक्सिमम है 85। इस फार्मूले पर अगर हम जब निकालेंगे तो जो भी कैलकुलेशन आया वो आएगा, मान लीजिए ये आता है 686। ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, एक मान लिया है, दिस इज एज्यूम्ड वैल्यू। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज एन एज्यूम्ड वैल्यू। तो इस तरह से हम हर डायमेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डायमेंशन की वैल्यू निकालने का फार्मूला आपको पता हो गया, एक्चुअल माइनस मैक्सिमम, मिनिमम माइनस मैक्सिमम। इस तरह से डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 और डायमेंशन 3 की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। मान लीजिए इस डायमेंशन की वैल्यू हमारे पास आती है, पहले डायमेंशन 1 की वैल्यू आई 0.686,
दूसरे डायमेंशन की वैल्यू आई 0.654, तीसरे डायमेंशन की वैल्यू आई 0.745, तीनों को हमने जोड़ लिया, ये आया। अब इस तीनों को हम डिवाइड कर देंगे तीन से, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो 1, 2 और 3 है, तीनों का एवरेज ले लेंगे। अब ये आएगा 6 9 5, शायद कुछ ऐसा ही आएगा। अब इसको हम कह सकते हैं कि इंडिया की यही HDI वैल्यू है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो HDI वैल्यू आई वो कितनी आई 0.695। तो हम HDI वैल्यू हर देश की इसी तरीके से निकालते हैं और निकाल करके इस HDI वैल्यू को रैंकिंग दे देते हैं, एक एक रैंक दे देते हैं। इंडिया किस रैंक पर है, पाकिस्तान किस रैंक पर है, बांग्लादेश किस रैंक पर है, और अमेरिका किस देश पर है। तो इस तरह से रैंकिंग दे करके, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। पूरे विश्व को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी देश की रैंकिंग 0.800 टू 1.00 के बीच में आए, 1 पॉइंट जो मैक्सिमम है, आप हमेशा देखते हैं नॉर्वे नंबर 1 पर है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी देश की जब होती है तो उसको हम नंबर 1 की श्रेणी पर रखते हैं। लेकिन एक वैल्यू परफेक्ट किसी की नहीं आती है, किसी भी देश की परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, जब आएगी तो वो किसी के बीच में आएगी, अर्थात इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। वैल्यू हमेशा इसी के बीच में होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अगर किसी भी देश की वैल्यू वेरी हाई है, 8.800 से लेकर के 1 के बीच में है, तो हम उसको अति उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखेंगे। अगर किसी की वैल्यू 0.700 से लेकर के 0.799 के बीच में है, तो उसको हम हाई डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू में रखेंगे, अर्थात उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखेंगे। अगर किसी भी देश की वैल्यू 0.555 से लेकर के 0.699 तक है, तो हम उसको मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखेंगे। अगर किसी भी देश की वैल्यू 0.350 से लेकर के 0.554 तक है, तो उसको हम लो निम्न मानव विकास की श्रेणी में रखेंगे। इंडिया जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तो इसी कैटेगरी में आता था, लो मानव विकास की श्रेणी में आता था, लो डेवलपमेंट इंडेक्स में आता था। लेकिन इंडिया ने इतने सालों में, अर्थात इस 20-30 सालों में लगभग अपने आप को इतना ग्रो किया है कि अब वो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ गया है। तो इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी देश की रैंकिंग क्या है, इंडिया किस रैंक पर है और अन्य देश किस रैंक पर है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंडिकेटर्स वैल्यू की। तो इंडिकेटर्स वैल्यू 2019 में जो था वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, 3 इंडिकेटर्स हमारे पास थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दोनों नंबर 2 हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 3 है। थोड़ा सा आप पहले यहां समझ लीजिए कि हमारे यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लक्ष्य रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल आप जानते हैं कितने हैं। तो उन गोल्स में से, इसके लिए अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करनी है या कुछ डिटेल जानना है, तो इसके लिए मैंने पूरे एक लेक्चर का वीडियो प्रिपेयर किया है, आप उसमें देख लीजिएगा। पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हमने पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, तो वहां रेफर कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहां इतना बता दे रहा हूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 3rd गोल में आता है, गोल 3rd है।
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4.3 पॉइंट है। 4.3 नंबर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये मेंशन किया गया है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 4.6 नंबर पर मेंशन किया गया है। आप इस चीज को जरूर रट के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस नंबर पर कौन सा इंडिकेटर है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब ये शामिल किया गया था, ये आपका इंडिकेटर शामिल किया गया था, तभी इसको यहां पर लाया गया। नहीं तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पर था एडल्ट लिटरेसी रेशियो और इसकी जगह पर था कंबाइंड ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4.6 है नंबर पर है, और ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 8.5 पर ये मेंशन्ड है। और इस इंडिकेटर्स की वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू हम देखें इंडिया के रेफरेंस में, तो 2019 में जो इंडिया के रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया की है 69.4 ईयर्स। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो इंडिया की है वो है 12.3 ईयर्स। अर्थात ज्यादातर लोग इंटर के बाद +2 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 12.3% आ रहा है। मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5 है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी तक तो अब स्कूल चलो अभियान का भी फायदा मिला है। ज्यादातर लोग प्राइमरी में एनरोलमेंट तो करा रहे हैं, लेकिन वो आगे की शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा अगर हम देखें तो है पर प्रति व्यक्ति आय 2019 में, अगर 2011 के बेस ईयर को परचेजिंग पावर पैरिटी पर मान करके देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का डेटा यह कहता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय $6,829 प्रति व्यक्ति है। $6,829 प्रति व्यक्ति। हर साल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है वो किसी न किसी थीम पर आधारित होता है, उसका कोई न कोई थीम होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का जो थीम था, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए फिर से, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। जब भी आप नेट पर सर्च करते हैं तो ध्यान रहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अमूमन सितंबर महीने में से लेकर के दिसंबर महीने तक प्रकाशित होता है। आप 2020 डालिएगा तो आपको अभी 2019 का ही डेटा दिखाएगा। अभी आज की डेट में अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ढूंढना शुरू करेंगे जुलाई महीने में तो वो 2019 का ही दिखाएगा, भले आप 2020 करके सर्च करें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है 2020 के लिए टूवर्ड्स एचडीआर, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है 2020 के लिए, उसका उन्होंने एक प्री कॉन्सेप्ट दिया है, प्री रिपोर्ट तैयार किया है। जैसे हमारे यहां बजट पेश करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, वैसे ही यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है 2020 में, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन एक्सपेंडिंग ह्यूमन फ्रीडम इन बैलेंस विद द प्लेनेट। इस थीम को भी आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2018 का जो थीम था, 2018 का थीम वो था प्लानिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर ए यूथ पॉपुलेशन। तो आप 2 साल के कम से कम थीम तो याद करके रखिएगा। 2018 का थीम था प्लानिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर ए यूथ पॉपुलेशन। 2019 का बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ये थीम था। अब आते हैं थोड़ा सा 2019 के आंकड़े की तरफ। इंडियाज रैंक, टोटल कंट्रीज थे 189 जिनका इंडेक्स तैयार किया गया। 189 में इंडिया की रैंक थी 129। पिछले साल यानी 2018 में ये रैंक थी
130, अर्थात इस साल हमने एक रैंक इंप्रूव किया है, एक रैंक की हमने इंप्रूवमेंट दर्ज करी है। तो हम आ गए 2018 में 130th पोजीशन पर थे, अब की आ गए हम 129th पोजीशन पर। बिटवीन 19 टू 2018 2018 तक हमारी जो एचडीआई वैल्यू है, जो हमने अभी आपको निकालना सिखाया है उसके पहले, ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू, उसमें 50% का इंक्रीज हुआ है। यानी जब हम शुरुआत में थे तो हमारी वैल्यू थी 0.431, जो लोएस्ट में थी, निम्न मानव विकास की श्रेणी में आती थी। अब हम पहुंच गए हैं 0.647, जो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, मीडियम। तो मीडियम मानव विकास की श्रेणी में हम इस समय आ चुके हैं। इंडिया नेबर्स, भारत के जो पड़ोसी हैं उनका कौन कौन सा, इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनके कौन कौन सी पोजीशन है? तो श्रीलंका 71 पोजीशन पर है, चाइना 85 पोजीशन पर है, 50वें नंबर पर है, भूटान 134 नंबर पर है, बांग्लादेश 135 नंबर पर है, पाकिस्तान 152 नंबर पर है। टॉप पोजीशन पर नॉर्वे है और बॉटम पर बुरुंडी है। तो अभी जो मानव विकास सूचकांक की श्रेणी है उसमें हम आपसे अब बात करने चल रहे हैं इंडिया के रेफरेंस में, कि भारत में मानव विकास सूचकांक कैसे तैयार किया गया और कब तैयार किया गया और किसके माध्यम से तैयार किया गया। यहां पर आपको एक और बता दें, एक रेफरेंस के तौर पर, वैसे तो उसकी चर्चा हम थोड़ा सा दूसरे लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहां पर आपको जानना जरूरी होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI कहते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ नहीं, बस इन्हीं तीनों पर जो 3 डायमेंशंस दिए गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम, इन्हीं 3 ईयर्स को मिला करके, इन्हीं 3 डायमेंशंस को मिला करके उसमें भी कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन यहां पर हम जब बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो हम यहां पर मेन और वीमेन ले लेते हैं। यहां पर भी हम मेन, वीमेन, और यहां पर भी मेन, वीमेन, और यहां पर भी मेन और वीमेन। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इन्हीं डायमेंशंस को 2 भागों में बांट देते हैं, अर्थात पुरुषों की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी। पुरुषों की भागीदारी कितने % है और महिलाओं की भागीदारी कितने % है। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जितने कम होंगे, इसका मतलब है इक्वलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर डिफरेंसेस ज्यादा हुए तो मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। थोड़ी सी बात हम लोग इंडिया की कर लेते हैं। इंडिया का जो, इंडिया के रेफरेंस में इंडियन प्लानिंग कमीशन, अब आप जानते हैं इस समय प्लानिंग कमीशन तो रहा नहीं, उसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। लेकिन जब 2015 के पहले, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आने के पहले प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस स्टेट एसडीआर इन 1995। 1995 में प्लानिंग कमीशन ने राज्यों का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करने की शुरुआत करी, जिसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 1995 में अपना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया। इसके बाद जब 1998 में इसने प्रकाशित किया, 1998 का वर्ष आपको याद होगा कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था इसी वर्ष। तो उस समय चूंकि अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैलकुलेशन में थोड़ा सा योगदान किया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, इसलिए उनका थोड़ा सा उसमें चर्चा ज्यादा था। और उसी को ध्यान में रख करके एमपी ने
मध्य प्रदेश ने अपना दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1998 में प्रकाशित किया था। तो भारत के संदर्भ में याद कर रखिएगा, 1995 में एमपी वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1995। यूपी के रेफरेंस में यूपी पब्लिश्ड फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2003, while National Human Development Report was published in 2001 by Planning Commission। योजना आयोग द्वारा भारत के 15 राज्यों को मिला करके, केवल 15 राज्य थे, 15 राज्यों का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार 2001 में प्रकाशित किया गया। 2011 में भारत प्लानिंग कमीशन के डिपार्टमेंट IAMR इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च ने 2011 में फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया भारत का, जिसमें सभी राज्यों को शामिल किया गया। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 2001 में जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी तो उस समय केवल 15 राज्यों को शामिल किया गया था, जबकि 2011 में, और वो प्लानिंग कमीशन ने किया था, जबकि 2011 में IAMR जो प्लानिंग कमीशन का एक पार्ट है, उसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें सारे राज्यों को शामिल किया गया। तो आज के इस लेक्चर में मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड हमने जितनी भी बातें करी, अगर अब इसका जो डेटा है, इसका जो करंट अपडेट है, और इससे रिलेटेड अलग जैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, या जिससे और जो रिलेटेड डेटा है, वो हम आपको बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये लेक्चर काफी कुछ ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।